15 अप्रैल 1912 रात के 2:20 नॉर्थ अटलांटिक ओशन। हजारों लोग बर्फ जैसे ठंडे पानी में मदद के लिए चीख रहे थे। कुछ अपने बच्चों को पकड़कर तैरने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लाइफ बोट तक पहुंचना चाहते थे और कुछ को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक समुद्र के अंदर गायब हो चुका था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, टाइटैनिक को आइसबर्ग दिखा तो था, फिर भी वो बच क्यों नहीं पाया? लुकआउट क्रू के पास दूरबीन क्यों नहीं थे? कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने वार्निंग्स के बाद भी स्पीड कम क्यों नहीं की? और आखिर जिस जहाज को कभी ना डूबने वाला कहा जाता था, वो अपने पहले ही सफर में क्यों डूब गया? आज हम टाइटैनिक की पूरी कहानी समझेंगे, शुरुआत से आखिर तक। 10 अप्रैल 1912 इंग्लैंड का साउथहैम्पटन पोर्ट। सुबह से ही वहां हजारों लोग जमा थे, क्योंकि उस दिन इतिहास बनने वाला था। एक ऐसा जहाज जिसे इंसानों की सबसे महान इंजीनियरिंग अचीवमेंट कहा जा रहा था। RMS टाइटैनिक 882 फीट लंबा, 46,000 टन भारी, इतना बड़ा कि लोग उसे देखकर रुक जा रहे थे। उसके अंदर स्विमिंग पूल था, जिम था, लग्जरी डाइनिंग हॉल था, ग्रैंड स्टेयरकेस था। फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के कमरे किसी पैलेस जैसे लगते थे। और सबसे बड़ी बात, लोगों को भरोसा था टाइटैनिक कभी नहीं डूब सकता। ये टाइटैनिक का पहला सफर था, एक हिस्टोरिक मेडन वॉयज, साउथहैम्पटन से फ्रांस के चेरबोर, फिर आयरलैंड के क्वींसटाउन और वहां से न्यूयॉर्क, अमेरिका। उस समय अमेरिका लाखों लोगों के लिए सपनों की जगह था, इसलिए टाइटैनिक में हर तरह के लोग सवार थे। करोड़पति बिजनेसमैन, गरीब मजदूर, फैमिलीज, स्टूडेंट्स। कुछ लोग नई जिंदगी शुरू करने जा रहे थे, तो कुछ सिर्फ टाइटैनिक का हिस्सा बनना चाहते थे। शिप के कैप्टन थे एडवर्ड स्मिथ, व्हाइट स्टार लाइन के सबसे एक्सपीरियंस्ड कैप्टन्स में से एक। ये उनका आखिरी सफर माना जा रहा था रिटायरमेंट से पहले। पैसेंजर्स उनके साथ फोटोज ले रहे थे, हर तरफ एक्साइटमेंट थी। जब टाइटैनिक धीरे धीरे पोर्ट से निकला, लोग हाथ हिलाकर उसे गुड बाय कह रहे थे। किसी को नहीं पता था कि उनमें से कई लोग कभी वापस नहीं लौटेंगे। शुरुआती 4 दिन शानदार रहे। पैसेंजर्स पार्टीज एंजॉय कर रहे थे, म्यूजिक चल रहा था, लोग डांस कर रहे थे। फर्स्ट क्लास में लग्जूरियस डिनर्स हो रहे थे। उधर थर्ड क्लास पैसेंजर्स भी खुश थे, क्योंकि उनमें से कई लोग पहली बार इतना बड़ा जहाज देख रहे थे। लेकिन 14 अप्रैल 1912 सब कुछ बदलने वाला था। उस दिन सुबह से ही कई शिप्स ने टाइटैनिक को आइसबर्ग वार्निंग्स भेजी थीं। बताया गया था कि आगे नॉर्थ अटलांटिक में बड़े बड़े आइसबर्ग्स मौजूद हैं। लेकिन टाइटैनिक अपनी तेज स्पीड में आगे बढ़ता रहा, लगभग 22 नॉट, क्योंकि व्हाइट स्टार लाइन चाहती थी कि जहाज जल्दी न्यूयॉर्क पहुंचे। और शायद उन्हें अपने जहाज पर जरूरत से ज्यादा भरोसा था। उस रात समुद्र बेहद शांत था, इतना शांत कि पानी में लहरें तक नहीं थीं। और यही चीज सबसे खतरनाक थी, क्योंकि आइसबर्ग के आसपास बनने वाली वेव्स दिखाई नहीं दे रही थीं। उधर शिप के सबसे ऊपर मौजूद क्रोज नेस्ट में 2 लुकआउट क्रू मेंबर्स खड़े थे, फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनाल्ड ली। उनका काम था आगे किसी खतरे को देखना, लेकिन उनके पास दूरबीन नहीं थी, क्योंकि दूरबीन वाले लॉकर की की डेविड ब्लेयर गलती से अपने साथ ले गए थे। अब इमेजिन कीजिए, अंधेरी रात, बर्फ जैसी ठंडी हवा और बिना दूरबीन के 2 लोग 2200 जिंदगियों की जिम्मेदारी संभाले खड़े थे। रात के 11:40 अचानक फ्रेडरिक फ्लीट को सामने कुछ दिखाई दिया, एक बहुत बड़ा काला शेप। उन्होंने तुरंत 3 बार बेल बजाई और ब्रिज पर फोन करके कहा, आइसबर्ग राइट अहेड। ब्रिज पर मौजूद फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्डॉक तुरंत समझ गए कि खतरा बहुत करीब है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, हार्ड अ स्टार बोर्ड, यानी जहाज को तेजी से मोड़ो। साथ ही इंजन्स रिवर्स करने का भी आदेश दिया गया। लेकिन टाइटैनिक बहुत बड़ा था, इतनी स्पीड में इतनी जल्दी टर्न लेना लगभग इम्पॉसिबल था। कुछ सेकंड्स बाद आइसबर्ग जहाज से टकरा गया। टक्कर बहुत हल्की महसूस हुई। कई पैसेंजर्स को लगा शायद छोटी सी वाइब्रेशन हुई है। कुछ लोग कार्ड्स खेल रहे थे, कुछ सो रहे थे
और कुछ अब भी म्यूजिक सुन रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि नीचे शिप के कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स फट चुके हैं और समुद्र का पानी तेजी से अंदर भर रहा है। शिप के डिजाइनर थॉमस एंड्रूज डैमेज चेक करने नीचे गए। कुछ मिनट्स बाद वो वापस आए। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन्होंने कैप्टन एडवर्ड स्मिथ से कहा, टाइटैनिक डूबने वाला है। ये सुनते ही ब्रिज पर सन्नाटा छा गया, क्योंकि लोगों को लगता था टाइटैनिक कभी नहीं डूब सकता। लेकिन अब समुद्र धीरे धीरे जहाज को निगल रहा था। धीरे धीरे पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स की तरफ भेजा जाने लगा। लेकिन एक और शॉकिंग सच सामने आया। टाइटैनिक में 2200 से ज्यादा लोग थे, लेकिन लाइफ बोट्स सिर्फ लगभग 1178 लोगों के लिए थी, क्योंकि कंपनी को लगता था इतने बड़े जहाज को ज्यादा लाइफ बोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरुआत में कई पैसेंजर्स लाइफ बोट में बैठना ही नहीं चाहते थे। उन्हें अब भी भरोसा था कि टाइटैनिक नहीं डूबेगा, लेकिन नीचे पानी लगातार ऊपर आ रहा था। अब पैनिक शुरू हो चुका था। फैमिलीज बिछड़ रही थीं, लोग रो रहे थे, कुछ अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। एक मां अपने बच्चे को सीने से लगाकर लाइफ बोट तक भाग रही थी। कुछ लोग अपनी वाइफ्स को आखिरी बार गुड बाय कह रहे थे और शिप का बैंड आखिरी समय तक म्यूजिक बजा रहा था ताकि लोग शांत रहें। उस समय टाइटैनिक पर मौजूद म्यूजिशियंस जानते थे कि शायद वो बच नहीं पाएंगे, फिर भी वो लगातार म्यूजिक बजाते रहे। अब टाइटैनिक तेजी से झुकने लगा था। लोग गिरने लगे, फर्नीचर टूटने लगा, नीचे से पानी तेजी से ऊपर आने लगा। कुछ पैसेंजर्स बर्फ जैसे ठंडे पानी में कूद गए, लेकिन अटलांटिक ओशन का पानी इतना ठंडा था कि इंसान कुछ मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। अब जहाज का फ्रंट हिस्सा पूरी तरह पानी में जा चुका था। रात 2:20। टाइटैनिक का पिछला हिस्सा हवा में ऊपर उठा और फिर दुनिया का सबसे बड़ा जहाज 2 हिस्सों में टूट गया। धीरे धीरे टाइटैनिक समुद्र के अंदर गायब हो गया। अब हर तरफ सिर्फ चीखें थीं। हजारों लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन आसपास कोई रेस्क्यू शिप नहीं था। कई लोग कुछ ही मिनट्स में हाइपोथर्मिया से मर गए। कुछ लोग अपने परिवार को पकड़े हुए थे। कुछ लाइफ बोट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और कैप्टन एडवर्ड स्मिथ आखिरी बार ब्रिज के पास दिखाई दिए। उसके बाद वो कभी नहीं मिले। कई घंटों बाद रेस्क्यू शिप कारपाथिया वहां पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 1500 से ज्यादा लोग हमेशा के लिए समुद्र में खो चुके थे। जब दुनिया को टाइटैनिक के डूबने की खबर मिली तो हर कोई शॉक में था, क्योंकि जिस जहाज को अनसिंकेबल कहा जाता था वो अपने पहले ही सफर में डूब चुका था। न्यूयॉर्क पहुंचने से पहले ही टाइटैनिक इतिहास बन चुका था। लेकिन एक ट्रेजेडी की तरह आज भी टाइटैनिक समुद्र की गहराइयों में मौजूद है। और आज भी लोग पूछते हैं, अगर आइसबर्ग वार्निंग्स को सीरियसली लिया जाता, अगर स्पीड कम होती, अगर दूरबीन होती, तो क्या टाइटैनिक बच सकता था? शायद। लेकिन उस रात समुद्र ने दुनिया को एक बात जरूर सिखा दी कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, प्रकृति से कभी बड़ा नहीं हो सकता।